हाथों में अपने छोटे से कागज की लिस्ट थामे जिला पुलिस अधिकारी आर्या देव अपनी छोटी बहन की शादी के लिए साड़ी खरीदने अकेली ही बाजार की ओर निकल पड़ी। आज उसके चेहरे पर कोई रौब नहीं था, न कोई सरकारी गाड़ी, न टिमटिमाती लाल बत्ती, न सुरक्षाकर्मी। बस एक साधारण हिंदू बहन, जिसने हल्का नीला सलवार सूट पहन रखा था और पैरों में साधारण जूते, बालों को डीले से बांधा हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आम लड़की अपनी बहन के लिए चयन करने निकलती है। गली के मोड़ पर जैसे ही उसने कदम रखा, वहां के दुकानदारों ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चुपचाप चलने वाली यह सरल सी लड़की जिले की जानी मानी डीपीओ है। उसके कदम रुक गए। वही दुकान, वही पुरानी जगह, जिस पर वह कई बार बिना सुरक्षा के चोरी छिपे आ चुकी थी। काशीनाथ कपड़े वाला। दुकान छोटी थी, पर उसके भीतर रंगों का महासागर बसा था। दीवारों से लेकर काउंटर तक हर जगह साड़ियों के थान ऐसे सजे थे जैसे कोई इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। काउंटर के पीछे दुकान मालिक काशीनाथ मोटी ऐनक के पीछे आंखें सिकोड़ते हुए हिसाब किताब में डूबा बैठा था, और करीब 20-21 साल का एक लड़का सुजॉय ग्राहकों को एक एक साड़ी खोल खोल कर दिखा रहा था। आर्या अंदर आई तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। उनके लिए वह बस एक और ग्राहक थी, बेहद साधारण, शांत और अपनी दुनिया में खोई हुई। वह धीरे से काउंटर के पास गई और मृदु आवाज में बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है। उसके लिए एक सचमुच की अच्छी साड़ी चाहिए। कुछ अच्छा दिखाइए। सुजॉय ने बिना उत्साह के 2-4 साड़ियां काउंटर पर फैला दीं। आर्या हर साड़ी को उठाकर ध्यान से देखने लगी। कभी रंग उसे फीका लगता, कभी बॉर्डर की चमक कम लगती। उसने एक गुलाबी साड़ी को फैलाते हुए कहा, यह रंग बहुत हल्का है, मेरी बहन आरुषि पर नहीं फबेगा, और इसका बॉर्डर तो जैसे है ही नहीं। एक और साड़ी देखते हुए वह बोली, यह तो बहुत ज्यादा चटक है, दुल्हन को थोड़ा संजीदा और सादगीपूर्ण दिखना चाहिए। इसी तरह कब आधा घंटा बीत गया, उसे खुद नहीं पता चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। सुजॉय के चेहरे पर थकान और चिढ़ दोनों दिखने लगे थे, जैसे उसे लगा हो कि यह लड़की बस वक्त बर्बाद कर रही है। उधर काशीनाथ भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार आर्या को देखते जा रहा था। अचानक उसने थोड़ा रूखेपन से कहा, मैडम जी, सब बढ़िया पीस हैं, इनमें से कोई ले लीजिए। पर आर्या का दिल नहीं माना। उसके लिए यह खरीद सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, यह उसकी बहन के लिए दिया जाने वाला एक एहसास था, प्यार, दुलार और जिम्मेदारी का प्रतीक। वह शांत स्वर में बोली, भाई साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी बहन की शादी है, सबसे अच्छा चाहिए। काशीनाथ ने सुजॉय को आंखों से इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ देर बाद नए बंडल उठाकर ले आया। भारी गट्ठे काउंटर पर रखे तो जगह कम पड़ने लगी। अब काउंटर रंग बिरंगी साड़ियों से भर चुका था। आर्या एक एक साड़ी खुलवाकर ध्यान से देख रही थी, और काशीनाथ का पारा धीरे धीरे उबलता जा रहा था। सुजॉय ने साड़ियां उठाते रखते थककर धीरे से अपने मालिक के कान के पास झुककर कहा, बाबूजी, आधे घंटे से दिमाग खा रखा है, एक भी पसंद नहीं आ रही, अब और क्या दिखाएं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने खड़ी आर्या के कानों तक न पहुंचे। एक पल को उसका दिल चुभ गया। वह चाहती तो एक फोन पर मिनटों में इस दुकान पर ताला लगवा देती। किसी को नौकरी से निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन आज आज वह अधिकारी नहीं, बस एक बहन थी, और एक बहन की भावनाओं को किसी की बदतमीजी से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये वह अच्छी तरह समझती थी। उसने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और शांत मन से फिर एक एक साड़ी देखने लगी। करीब 1 घंटे की माथापच्ची के बाद अचानक उसकी नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर टिक गई। सोने के धागों से बना चौड़ा, खूबसूरत बॉर्डर, पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई, जिसमें रोशनी पड़ते ही हल्की चमक उभर रही थी। आर्या के मन में एक तेज लहर उठी। बस यही, बिल्कुल यही आरुषि पर जचेगी। उसके चेहरे पर संतुष्टि की हल्की मुस्कान आ गई। उसने साड़ी उठाकर कहा, हां, यही चाहिए, इसे पैक कर दीजिए। काशीनाथ ने राहत की सांस छोड़ी, जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। सुजॉय ने जल्दी जल्दी साड़ी तह की और एक चमकीले पैकेट में डाल दी। आर्या ने पर्स से पैसे दिए।
पैकेट हाथ में लिया और उसके मन में एक मीठा सा सुकून उतर आया। बहन की शादी का एक अहम काम आखिर पूरा हुआ। वह दुकान से बाहर निकलने को मुड़ी ही थी कि उसकी नजर अचानक पैकेट के कोने से निकले एक डीले धागे पर अटक गई। दिल धड़का। एक अजीब सी आशंका ने उसे वहीं रोक दिया। उसने पैकेट खोला, साड़ी बाहर निकाली और बॉर्डर वाली जगह को गौर से देखा। जहां सोने के धागों की कढ़ाई जड़ी थी, वहां एक किनारा टूटा हुआ था। हल्के से खींचा और कढ़ाई की पूरी लाइन उधड़ने लगी। ये साड़ी डिफेक्टिव थी। आर्या का चेहरा उतर गया। अभी जो खुशी थी वह एक झटके में गायब हो गई। वह तेज कदमों से वापस काउंटर पर आई और कढ़ाई वाला किनारा काशीनाथ को दिखाते हुए बोली, भैया, ये देखिए, ये धागा टूटा हुआ है। पूरी साड़ी उधड़ जाएगी। काशीनाथ ने एक नजर देखा और बेहद लापरवाही से बोला, अरे मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। आर्या की आंखों में चमकती नाराजगी अब साफ दिखने लगी। उसकी आवाज सख्त हुई, चलता कैसे है? मैं पैसे दे रही हूं, फोकट में नहीं ले रही। मुझे बिल्कुल सही साड़ी चाहिए। अब काशीनाथ का भी पारा चढ़ने लगा। रूखेपन से बोला, देखिए मैडम, बार बार बदल नहीं सकते। आपने खुद देखकर चुना था, इसमें हमारी क्या गलती? पास खड़ा सुजॉय भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम, आपने तो सब जांच लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो? ये सुनते ही आर्या के भीतर कुछ टूट सा गया। एक अधिकारी होने के बावजूद उसने आज तक इस तरह की धृष्टता नहीं सुनी थी। पर उससे पहले वह एक ग्राहक थी और ग्राहक का अपमान उसे किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं था। उसकी आवाज दृढ़ हो गई, सही साड़ी दो, वरना मेरे पैसे वापस करो। काशीनाथ ने आंखें तरेरीं, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे और ज्यादा ड्रामा मत करो यहां। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक तमाशा देखने के लिए मुड़ चुके थे। फुसफुसाहट होने लगी थी। माहौल गर्म हो चुका था। आर्या ने इस बार ऊंची आवाज में कहा, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती। मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़ा दो या पैसे वापस करो। काशीनाथ चीखा, क्यों? बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम जैसे रोज आते हैं। चलो निकलो यहां से। ये सुनते ही आर्या का धैर्य टूट गया। उसने साड़ी का पैकेट जोर से काउंटर पर पटक दिया। भीड़ और बढ़ गई। सुजॉय ने पीछे से व्यंग्य मारा, लो भाई, अब शुरू हुआ इनका ड्रामा। आर्या ने धीमे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में वह कठोरता उतर चुकी थी, वही कठोरता जो अपराधियों को चुप करा देती है। लेकिन यहां कोई उसे पहचान ही नहीं रहा था। काशीनाथ का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने झटके से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, बहुत हुआ मैडम, ज्यादा ड्रामा मत करो, वरना अभी पुलिस को फोन करता हूं। देखते हैं तुम्हारी हेकड़ी कैसे उतरती है। आर्या के चेहरे पर हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो सामने वाले को समझा दे कि वह गलत दिशा में जा रहा है। वह शांत स्वर में बोली, हां हां, कर लो फोन, बुला लो पुलिस को, हम भी देख लें पुलिस क्या करती है। काशीनाथ को लगा कि वह उसे डरा नहीं पाया है, इसलिए उसने तुरंत थाने का नंबर मिलाया और स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो थानेदार साहब, उसने ऊंची आवाज में कहा, गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बेवजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन की आवाज सुनते ही भीड़ में सरगोशियां बढ़ गईं। अरे, इसने तो पुलिस बुला ली, अब देखते हैं कौन सही है। पर आर्या निर्मोही सी चुप रही। उसने पास रखी पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के ठीक सामने लगी ग्रिल के पास जाकर बैठ गई। धूप ऊपर से सीधी पड़ रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, तूफान से पहले की खामोशी जैसी। उसने आसमान की ओर देखा। उसे अपनी बहन आरुषि का चेहरा याद आया, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसका वह सपना, लाल जोड़े में जीवन के नए अध्याय में कदम रखने का। लेकिन अब बात सिर्फ एक साड़ी की नहीं थी, यह उसकी इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे हटने वाली नहीं थी। कुर्सी पर बैठी वह किसी योद्धा जैसी लग रही थी, जो तूफान का इंतजार पूरी दृढ़ता से कर रही हो। मन में एक भरोसा था, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह तमाशा 1 मिनट में खत्म। आखिर वह इसी जिले की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आर्या देव थी। हर थानेदार, हर दरोगा तक उसे सलाम करता था। लेकिन शायद आज किस्मत उसकी परीक्षा लेना चाहती थी।
क्योंकि लगभग 10 मिनट बाद एक पुरानी चरमराती पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से उतरे दरोगा विक्रम सिंह, तोंद निकली हुई, चेहरे पर अकड़ और आंखों में वही घमंड जो छोटी सी वर्दी पाकर कुछ लोग ओढ़ लेते हैं। भीड़ स्वतः किनारे हो गई। काशीनाथ दौड़ता हुआ उनके पास गया, उंगली से आर्या की ओर इशारा करते हुए बोला, साहब, यही है वो औरत, बिना बात के दुकान में बवाल कर रही है। विक्रम सिंह ने बिना एक शब्द पूछे आर्या को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। आर्या अभी भी उसी कुर्सी पर बैठी थी, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में उम्मीद चमक रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर अचानक दरोगा गरज उठा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहां? आर्या ने शांत स्वर में कहा, तमीज से बात कीजिए। फिर धीरे से बोली, मैं आर्या देव हूं। दरोगा व्यंग्य से हंस पड़ा, तो क्या हुआ? रानी के खानदान से हो क्या? दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है? उसने बीच में ही उसकी बात काट दी। चारों ओर भीड़ सन्न हो गई। आर्या ने गहरी सांस ली और बोली, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी पहचान बता पाती, विक्रम सिंह ठहाका मारते हुए बोला, हां हां पता है, अब तुम ही मां बनोगी सबकी। फिर तिरस्कार से कहा, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां सारी अकड़ निकाल दूंगा। इतना बोलकर उसने अपने सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे बढ़ा और आर्या का हाथ पकड़ने लगा। आर्या ने बस एक बार उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में ऐसी कठोर चमक थी कि सिपाही वहीं रुक गया, हाथ हवा में ही थम गया। भीड़ में खड़ी औरतें आपस में बुदबुदाने लगीं, देखो देखो, ये तो बिल्कुल डर नहीं रही, लगता है मामला बड़ा है। दुकान का माहौल अब आग की तरह तप रहा था। भीड़ में खड़ी कुछ औरतों ने आपस में कानाफूसी की, अरे देख तो, घर की ठीक ठाक लग रही है, पर बड़ी झगड़ालू निकली। उनकी आवाजें हवा में तीरों की तरह चुभ रही थीं। तभी काशीनाथ चुपके से दरोगा विक्रम सिंह के कंधे पर हाथ रखकर उसे दुकान के अंदर खींच ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पट की जेब में हाथ डालकर कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और बड़ा बेशर्म बनकर उन्हें विक्रम सिंह की वर्दी की जेब में खिसका दिए। धीरे से फुसफुसाया, साहब, इसको उठा ले जाइए, हमारा धंधा खराब कर रही है, जो खर्चा पानी होगा मैं संभाल लूंगा। विक्रम सिंह ने नोटों पर एक हल्की निगाह डाली। उसके चेहरे पर एक गिरी हुई भ्रष्ट मुस्कान फैल गई। रिश्वत का ताप उसकी अक्कड़ को और भड़का गया। वह बाहर आया और भीड़ को चीरता हुआ सीधा आर्या की ओर बढ़ा। आर्या अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल शांत, मन में यही सोच रही थी कि अब तक तो उसने पहचान लिया होगा, अब बात खत्म होगी। लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह ने निगाह उठाई, उसने सिपाहियों को कड़ा इशारा किया। इस बार दोनों सिपाही आगे बढ़े और आर्या की दोनों बाहें जोर से पकड़ लीं। आर्या चौंक गई, ये क्या बदतमीजी है, मेरी बात तो। पर बात पूरी होने से पहले ही विक्रम सिंह ने तेज सीटी बजाई, जीप की तरफ इशारा किया और गरज कर बोला, बहुत बोल लिया तुमने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ से किसी ने कटाक्ष मारा, देखो देखो, बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेगी। काशीनाथ दूर खड़ा अपनी मूंछों को ताव देकर हंस रहा था। उसे लगा कि वह जीत गया। आर्या की आंखों में आग थी, पर उनकी सबसे भारी चीज थी उनके हाथों पर कसे हुए पुलिस वालों के वो हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़कर खड़े थे। पर आर्या ने विरोध नहीं किया। उसे पता था कि अगर वह बीच में अपनी पहचान बताएगी तो ये लोग शायद यकीन ही न करें और तमाशा और बढ़ जाएगा। उसकी गरिमा, उसका पद, सब इस भीड़ के बीच मजाक बन जाता। जीप का दरवाजा खोला गया। सिपाहियों ने उसे लगभग धकियाते हुए अंदर बिठाया। दरवाजा बंद होते ही ऐसा लगा जैसे उसकी इज्जत, उसका सम्मान और अधिकार सब हवा में कैद हो गए। जीप गली से बाहर निकली। पीछे धूल का गुब्बार उठता रहा और काशीनाथ ने राहत की सांस लेकर अपनी दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। उसे लगा उसकी दुनिया फिर पटरी पर आ जाएगी। पर उसी पल आर्या की दुनिया उलटने लगी थी। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां कोई भीड़ नहीं थी, बस कुछ चोर उचक्कों के रिश्तेदार, कुछ थके हुए पुलिस वाले और वातावरण में एक अजीब सी उदासी। विक्रम सिंह जीप से उतरकर जेब से सिगरेट निकालता हुआ बोला, चलो, नाटक खत्म,
सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और आर्या को खींचते हुए बाहर निकाला। धूल उसके कपड़ों से चिपक रही थी, पर उसकी आंखें अब भी उतनी ही साफ, उतनी ही स्थिर थीं। उसने किसी से बहस नहीं की, कोई गिड़गिड़ाहट, कोई रोना नहीं, बस सीधी पैनी नजर सीधे दरोगा विक्रम सिंह के चेहरे पर टिकी हुई। पर रिश्वत और अहंकार में डूबा दरोगा उस नजर की ताकत को समझ ही नहीं पाया। उसने कंधे से धक्का देकर कहा, ले चलो अंदर, थाने में पता चलेगा तुम्हारा असली दर्जा क्या है। थाने के अंदर एक बूढ़ा हेड कांस्टेबल फाइलें पलट रहा था। पुरानी लकड़ी की मेज, पीला बल्ब और कमरे में फैली घुटन भरी हवा, सब मिलकर माहौल और भी भारी बना रहे थे। हेड कांस्टेबल ने चश्मा ठीक करते हुए सवाल किया, साहब, ये कौन लड़की है? उसके स्वर में आलस था, जैसे रोज ऐसे ही झगड़े आते रहते हों। दरोगा विक्रम सिंह ने अपनी तोंद को थोड़ा संभाला और घमंड से हंसा। बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, दुकानदार से लड़ रही थी। ऐसे लोग ही शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी अकड़ निकल जाएगी। आर्या ने एक अंतिम कोशिश की। उसकी आवाज अब थक गई थी, पर उसमें गरिमा अभी भी जिंदा थी। मैं आर्या देव हूं। लेकिन उसने बोलना पूरा भी नहीं किया था कि हेड कांस्टेबल ने हाथ उठाकर उसे काट दिया। नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। यह मैडम वाला संबोधन जो सम्मान के लिए बोला जाता है, यहां ताना बनकर उसके कानों में उतरा। एक सिपाही ने भारी, जंग लगे लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया, जैसे किसी बूढ़े पेड़ की डाल टूटने पर आवाज आती है, और उसी आवाज के साथ आर्या को जोर से धकेलते हुए हवालात में बंद कर दिया गया। अंदर नमी थी, बदबू थी, दीवारों से गिरी पपड़ियां जमीन पर बिखरी थीं। एक कोने में टूटी चारपाई पड़ी थी, जिसकी रस्सियां डीली होकर नीचे झूल रही थीं। आर्या ने गहरी सांस ली। यह वही हवालात थी जिसका कुछ दिन पहले उसने निरीक्षण किया था। तब वह सलाखों के बाहर खड़ी होकर कमियां बता रही थी। आज वह उन्हीं सलाखों के पीछे एक कैदी की तरह खड़ी थी। विक्रम सिंह ने बाहर से ताला बंद किया। गूंजती हुई टक की आवाज हॉल में फैल गई। फिर वह हंसा, एक क्रूर, छोटी सोच वाली हंसी। अब बनो अफसर, रानी बाई, यहीं बैठकर रौब दिखाना। हवालात की गंदी दीवारों पर लगी पीली रोशनी में आर्या के चेहरे की परछाई कांप रही थीं। वह मन ही मन सोच रही थी, कितना नीचे गिर चुके हैं ये लोग, कितना अंधा हो गया है इंसाफ, जो सच और झूठ में फर्क भी नहीं कर पा रहा। उसी समय थाने के बाहर लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। राजेंद्र सिंह, ईमानदार, शांत, तेज दिमाग वाला, जिसकी सच्चाई का लोहा पूरा जिला मानता था। वह एक केस की फाइल पढ़ रहा था। तभी उसने जीप के आने, दरवाजे के खटखटाने और ताले के बंद होने की आवाज सुनी। आवाजों ने उसके कानों में बेचैनी डाल दी। उसने सिर उठाकर देखा। उसकी नजरें हवालात की सलाखों की तरफ गईं। अंदर लाल कपड़ों में एक औरत चुपचाप बैठी थी, पर उसके चेहरे पर न डर था, न हार, बस एक अजीब सी दृढ़ता जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। राजेंद्र ने फाइल बंद की। उसका मन जैसे किसी अदृश्य खिंचाव से हवालात की तरफ बढ़ गया। वह धीरे धीरे चला और झरोखे से अंदर झांका, और उसी पल उसके माथे पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। वह चौंक कर बोला, अरे, यह तो। शब्द उसके गले में अटक गए। पास खड़े सिपाही को बुलाकर उसने कड़क आवाज में पूछा, यह कौन है? किस केस में लाई है इसे? सिपाही ने हंसते हुए कहा, साहब, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, दरोगा विक्रम सिंह साहब पकड़ लाए। कह रहे थे बहुत अफसर बनती थी। राजेंद्र ने उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं। उसकी आंखें अंदर बैठी उस औरत पर जमी थीं। और तभी आर्या ने भी अपनी नजर उठाई। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं, और राजेंद्र की आत्मा जैसे थम गई। चेहरा सफेद पड़ गया, खून सूख गया। वह समझ गया, थाने में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वह दहाड़ा, इतना तेज कि पूरा थाना कांप गया। यह कोई मजाक नहीं है, गेट खोलो, जल्दी। सिपाही बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ सूख गए। हकलाते हुए बोला, पर दरोगा विक्रम सिंह साहब ने मना किया है सर। राजेंद्र सिंह की आवाज एकदम बिजली की तरह गूंजी, इतनी तेज कि पूरा थाना थरथरा उठा। मैंने कहा गेट खोल, ये पूरे जिले की एसपी आर्या देव हैं। तुम्हारे जैसे 50 विक्रम सिंह भी मिल जाएं, इनका बाल तक नहीं हिला सकते।
ये वाक्य सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से कमर से चाबी निकाली, ताले में लगाया और क्लिक की आवाज के साथ गंदी सलाखों की कैद खुल गई। गुंडा हटाया गया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। राजेंद्र सिंह ने बिना एक पल गंवाए सलाखों के उस पार खड़ी एसपी आर्यादेव को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोंका। उसकी आंखों में शर्म भी थी, सम्मान भी। वह बोला, मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी अभी इस गलती की भरपाई करता हूं। कुछ देर पहले वही दीवारें जो आर्या की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को सम्मान के साथ उनके सामने झुकते हुए देख रही थीं। आर्या हवालात से बाहर आईं। चेहरा शांत, लेकिन अंदर पूरा तूफान। उनकी आंखों में वह ठंडा क्रोध था जो आग से भी ज्यादा डरावना होता है। राजेंद्र सिंह ने तुरंत हेड कांस्टेबल और दोनों सिपाहियों को जोरदार डांट पिलाई। पूरा थाना सन्न हो गया। कुछ ही मिनटों में खबर बाहर फैल गई। हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं, पूरे जिले की एएसपी आर्यादेव हैं। यह खबर जैसे ही विक्रम सिंह के कानों में पहुंची, उसका खून ठंड पड़ गया। चेहरा पीला, होठ सूखे, कपकपाती सांसें। अभी तक जो अकड़ता फिर रहा था, अब डर के मारे उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। वह पागलों की तरह थाने की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 बार फिसला। पसीने की धार उसकी कनपटियों से बह रही थी। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोला और सामने दृश्य वही था जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। हवालात खुल चुकी थी। आर्यादेव सलाखों से बाहर खड़ी थीं। चारों ओर सन्नाटा और पुलिस वाले गवाहों की तरह चुपचाप खड़े थे। विक्रम सिंह की नजर जैसे ही आर्या के चेहरे से मिली, उसकी आंखों में डर उतर गया। वह भागकर उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, माफ कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई। पहचान नहीं पाया। जो सजा दें मंजूर है, बस बस दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़े थे। पूरे शरीर में थरथराहट थी। पूरे थाने में सिर्फ उसी की रोती गिड़गिड़ाती आवाज गूंज रही थी। सबकी नजरें आर्या पर थीं कि अब वह क्या कहेंगी। आर्या का चेहरा बिल्कुल शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी, स्थिर शक्ति थी। वह शक्ति जो अपराधी को बिना चिल्लाए अंदर तक हिला देती है। उन्होंने हल्का सा कदम पीछे किया और कड़क, साफ आवाज में बोली, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख। उनकी आवाज और गहरी हुई। यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। यह जिम्मेदारी है, और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। आर्या की आवाज किसी तलवार की धार की तरह तेज थी। विक्रम सिंह फफक पड़ा। घुटनों पर गिरकर रोते हुए बोला, मैडम, रहम कर दीजिए। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आर्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। बस, अब तेरी ये नौटंकी नहीं सुनूंगी। तूने मुझे आम औरत समझकर जैसा व्यवहार किया, वैसा तूने न जाने कितनों के साथ किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा उतर गया। विक्रम सिंह वहीं जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास एक भी दलील नहीं बची थी। राजेंद्र ने बिना समय गंवाए रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन की कार्यवाही पूरी की और 2 सिपाहियों को आदेश दिया, इसे तुरंत लाइन हाजिर करो। कुछ ही मिनटों में विक्रम सिंह उसी पुलिस जीप में बिठाकर थाने से बाहर ले जाया गया, जहां कल तक वह अकड़ के साथ उतरता था। आज वह टूटकर कुतरे हुए डर में घिरा गया। अगले दिन रामलाल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। ग्राहक से धोखाधड़ी, झूठी रिपोर्ट देना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आर्या ने बिना आराम किए वॉशरूम जाकर चेहरा धोया, कपड़े ठीक किए और अपने भीतर के सारे दर्द को चुपचाप एक कोने में समेट लिया। एक सिपाही बोला, मैडम, सरकारी गाड़ी भेज देता हूं। आर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी कार से जाऊंगी। वह आज फिर से अफसर नहीं, बस एक बहन बनना चाहती थी। जब वह अपनी पुरानी कार से घर पहुंची, शहनाइयों की गूंज, मेहमानों की हंसी, चारों तरफ उत्साह, सब कुछ उसके थके हुए मन को हल्का कर रहा था।
ललिता अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी। उसके चेहरे पर दुल्हन वाली चमक थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार किसी को ढूंढ रही थीं। और जैसे ही उसने आर्या को देखा, वह खिल उठी। हर रस्म में आर्या उसके पास रही। चुनरी ठीक करना, बाल संवारना, हंसाना, जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। मरून रंग की साड़ी देखकर ललिता की आंखें भर आईं। दीदी, यह कितनी सुंदर है। आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। आर्या मुस्कुरा दी। पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा तूफान दबा हुआ था। कल रात की बदबूदार हवालात, विक्रम सिंह की घिनौनी हंसी, रामलाल का घमंड और भीड़ की चुभती निगाहें, सब कुछ उसकी आत्मा में घाव बनकर अटका था। वह बार बार सोच रही थी, क्या मैंने सही किया, या क्या सच में उसे माफ कर देना चाहिए था। लेकिन फिर उसे याद आया, विक्रम सिंह को जब जीप में बैठाया गया, उसके चेहरे पर वह हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान, जैसे कह रहा हो, देख लेंगे। वह मुस्कान आर्या की गर्दन में फंसे कांटे की तरह चुभ रही थी। ललिता ने उसका हाथ हिलाया। दीदी, कहाँ खो गईं? आर्या चौंक कर बोली। कहीं नहीं लल्ली, बस देख रही हूं, मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। ललिता ने चिंतित होकर पूछा, दीदी, आप इतनी देर से क्यों आईं? फोन भी नहीं लग रहा था। सब ठीक तो है? आर्या ने एक गहरा सांस लिया। वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बताने का यह समय बिल्कुल नहीं था। हाँ, सब ठीक है, बस ऑफिस का काम अटक गया था। लेकिन देख, मैं तेरी साड़ी ले आई। रात को संगीत चल रहा था, नाच गाना, खुशी, और उसी भीड़ से दूर आर्या अकेली छत पर चली गई। ठंडी हवा में उसने राजेंद्र को फोन किया। मुझे विक्रम सिंह और रामलाल की पूरी जानकारी चाहिए। राजेंद्र ने कहा, मैडम, सुबह तक सब दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। मैडम, दोनों के पीछे पूरा गिरोह काम करता है। रामलाल के पुराने धोखाधड़ी के केस दबे हुए थे, और दरोगा विक्रम एमएलए भैरव सिंह यादव का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन कब्जा, वसूली, सब उसी के लिए करता है। आर्या का दिमाग घूम गया। तो यानी रामलाल भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है, और यह सब एक बड़े खेल की शुरुआत थी। शाम होने लगी। बारात आने की खुशी आसमान तक उठ रही थी। तभी अचानक एक जीप से कुछ गुंडे कूदे। पंडाल के बाहर अफरा तफरी मच गई। उनका लीडर मंगल गर्जा, रोको ये शादी। उसकी आवाज इतनी तेज, इतनी धमकी भरी थी कि संगीत तुरंत थम गया। पूरे पंडाल पर एक झटके में मौत जैसा सन्नाटा गिर गया। शहनाइयों की मिठास हवा में जम गई। लोगों के चेहरे की मुस्कान सूख गई। ललिता की मेहंदी से सजी हथेलियां कांपने लगीं। मंगल गर्जा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे भाई जग्गा पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लेकर अब शादी करके भाग रही हैं। दूल्हे के घर वालों के चेहरे पर सदमा था। मेहमान एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। 50 लाख? क्या सच में? ये कैसी लड़की है? ललिता, जिस पर कुछ देर पहले आशीर्वादों की बारिश हो रही थी, अब झूठे इल्जामों की कीचड़ में धकेली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज भीड़ में डूब गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। आर्या का खून उबल उठा। वह समझ गई, यह भैरव सिंह की गंदी चाल है। एसपी आर्या देव को घुटनों पर लाने की ओछी कोशिश, उनकी बहन की शादी को बर्बाद कर बदनाम करने का तरीका। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ीं, चेहरे पर ठंडा गुस्सा, आंखों में आग, और कदम इतने भारी जैसे जमीन भी उस दबाव को महसूस कर रही हो। ठहरी हुई आवाज में बोली, तुम्हारे पास क्या सबूत है? उनकी आवाज इतनी पैनी थी कि मंगल जैसे दंगई भी एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने तुरंत जेब से कुछ स्टैंप पेपर निकाले और हवा में लहराता हुआ बोला, यहां यही सबूत हैं। आर्या ने कागजों पर एक नजर डाली और तुरंत समझ गई, साफ साफ जाली। वह बोली, अच्छा, अपने जग्गा भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूं। ये सुनते ही गुंडे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मंगल की आवाज लड़खड़ा गई, वो शहर से बाहर है। आर्या ने कागज उसके हाथ से छीनकर सीधे उसके मुंह पर फेंक दिए। तो फिर यह कचरा मुझे मत दिखाओ। भीड़ अरे अरे करती रह गई। आर्या एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आवाज और कठोर हो गई। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि
और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको गिरफ्तार कर दूंगी। पब्लिक सर्वेंट, यह शब्द सुनते ही गुंडों की रूह कांप गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिससे वे टकरा रहे हैं वह कोई आम लड़की नहीं, पूरे जिले की एसपी है। 10 सेकंड के अंदर मंगल और उसके गुंडे दुम दबाकर भाग गए। माहौल संभल गया, पर खुशी का रंग फीका पड़ चुका था। दूल्हे के पिता संकोच में थे। आर्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बहन बेकसूर है। यह सब बदनामी की साजिश है। मैं वादा करती हूं, इसकी जड़ तक पहुंचूंगी। उस रात ललिता की विदाई के बाद घर की खामोशी आर्या के भीतर का तूफान और तेज कर रही थी। अगले ही सुबह उन्होंने पहले रामलाल को गिरफ्तार करवाया। उसे सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। रामलाल डर रहा था, पर चुप था। लेकिन चीजें तब बदलीं जब आर्या ने भैरव सिंह के दाहिने हाथ जग्गा पहलवान के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया। करोड़ों का गैरकानूनी साम्राज्य कुछ घंटों में मलबे में बदल गया। 20 गुंडे गिरफ्तार हुए। पूरे नेटवर्क में भगदड़ मच गई। रामलाल यह सब देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, मैडम, मैडम, मैं सब बताऊंगा, सब सच बताऊंगा। और आखिरकार रामलाल टूट गया। रामलाल आखिरकार पूरी तरह टूट चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, मैडम, मैं सब बताऊंगा, सब। भैरव सिंह के पास एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर वसूली, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी है, लोहे के तिजोरी वाले कमरे में। यही वह सूत्र था जिसने पूरी साजिश की जड़ को खोलकर रख दिया। उस रात एसपी आर्या देव ने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन धर्म, क्योंकि आज निर्णय होना था। कौन अधर्म करता है और कौन धर्म निभाता है। आधी रात का वक्त था। चांद पे हल्की धूल थी, हवा में तनाव। बिना सायरन वाली काली पुलिस गाड़ियां एक लंबी कतार में फार्म हाउस की तरफ बढ़ीं। कांच छड़े हुए हेलमेट, कमांडो की परछाइयां और आगे आगे आर्या, एक ऐसी शेरनी जो अब किसी दहाड़ का इंतजार नहीं कर रही थी। फार्म हाउस के बड़े गेट पर एक ही आदेश गूंजा, तोड़ दो। और अगले ही पल लोहे का गेट गिरने की आवाज के साथ ढह गया। गार्ड्स ने बंदूकें तानने की कोशिश की, पर कमांडो के सामने उनकी हिम्मत टूट गई। कुछ ही मिनटों में सब हथियार डाल चुके थे। आर्या तेजी से अंदर बढ़ी। सीढ़ियां दो दो चढ़ते हुए सीधे भैरव सिंह के शानदार कमरे में धड़ाम से घुसीं। नींद से चौंक कर भैरव उछल पड़ा। चेहरे पर घमंड की परतें अब भी लगी थीं। वह चीखा, एसपी आर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? आर्या ने कोई बहस नहीं की। सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए बोली, कानून को काम करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी शुरू हुई। हर कमरा, हर तिजोरी, हर लॉक तोड़ा गया और आखिरकार बगीचे के पीछे एक छिपे हुए स्टोर रूम में वह चीज मिली जिसने पूरे शहर को हिला दिया। काली डायरी, जिसके हर पन्ने पर अपराध का इतिहास लिखा था। करोड़ों की नकदी ढेरों में पड़ी थी। नकली बिल, अवैध जमीनों के कागज और नेताओं की धंधेबाजी का पूरा सबूत। आर्या ने डायरी उठाई, आंखों में ठंडी आग लिए बोली, खेल खत्म एमएलए साहब। वह उसी रात गिरफ्तार हुआ। हथकड़ियों की आवाज उसके अंत की घोषणा थी। अगले दिन डायरी और अन्य सबूत मीडिया तक पहुंचे। अखबारों, चैनलों, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही हेडलाइन थी, एसपी आर्या देव का बड़ा खुलासा, अपराध का साम्राज्य ध्वस्त। अदालत में रामलाल की गवाही, डायरी के पन्ने और पुलिस की पूरी कार्रवाई, सबने मिलकर पूरा गैंग सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बरसों बाद शहर ने राहत की सांस ली। भय का साम्राज्य ढह चुका था। कानून की जीत का सूरज चमक उठा था। उस शाम ललिता छत पर आई, धीमी आवाज में बोली, दीदी, मुझे आपके लिए डर लगता है। आर्या मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ताकत भी थी और ममता भी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं अकेली नहीं हूं लल्ली। मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, एक कसम है, और आज मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी, ऐसे जैसे इंसाफ खुद खड़ा होकर सलामी दे रहा हो। यह वर्दी आज सिर्फ वर्दी नहीं थी, इज्जत और न्याय की जीत का प्रतीक बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद
पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य केवल एक सकारात्मक संदेश देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको आर्य सावित्री का कौन सा कदम सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमेशा लाते रहेंगे।